नमस्कार, मैं हृदय धारवार, आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन को लेकर। जिस तरीके से एनजीटी के लोग हटने के बाद जो ठेकेदार थे वो काम कर रहे थे मध्य प्रदेश में 11 जिलों के अंदर अभी तक रेत ठेकेदारों का चयन नहीं हुआ है, प्रक्रियाधीन है चीज़ें। लेकिन जिस तरीके से ठेका नहीं है उसके बाद भी लगातार क्षेत्र में अवैध उत्खनन जारी है। 11 जिले हैं, दतिया, ग्वालियर, भिंड के अलावा जो है रायसेन, अलीराजपुर, तमाम जिले हैं जहां पर रेत का उत्खनन अभी भी बदस्तूर जारी है। इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार लाखों का राजस्व जो है इस पर खर्च होता है, लेकिन सरकार जो मिलना चाहिए सरकार को वो राशि अभी तक नहीं मिल पा रही। इस पर चर्चा करेंगे, बस सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। बारिश खत्म होते से वापस से रेत का उत्खनन चालू हो गया। यदि बात करें तो आज ही तस्वीरें सामने है कि शहडोल में सोन नदी को किस प्रकार से बीच में चीर कर सड़क बनाकर उत्खनन किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें, हाईवा मशीन नदी में उतार दी गई। एक तरफ नदियों में अंदर मशीनों से खनन प्रतिबंधित है, लेकिन अवैध उत्खनन जारी है। रेत माफियाओं को सरकार का संरक्षण है, सरकार में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं, इसलिए इस तरह की घटनाएं, बड़ी बड़ी बातें सरकार जरूर करती है, लेकिन रेत उत्खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब इससे कई घटनाएं भी हो रही, कई अधिकारियों के ऊपर हमले की घटनाएं भी हो चुकी, लेकिन सरकार नींद से नहीं जाग रही, क्योंकि सरकार का खुला संरक्षण है। जिस तरीके से सरकार को शुरू करना चाहिए था, टेंडर होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुई है। लेकिन इसके बाद भी लगातार अवैध उत्खनन जो है बदस्तूर जारी है। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार को लाखों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जो भी मामला है देखा तो रायसेन, छतरपुर, सागर, अलीराजपुर, छिंदवाड़ा, अशोकनगर, भिंड, ग्वालियर, दतिया, खरगोन और शिवपुरी वो जिले हैं जहाँ पर अभी भी रेत माफिया सक्रिय हैं, जो सरकार की आंखों में धूल झोंक कर वहाँ से रेत खनन कर रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं। ये सरकार भी जो राजस्व मिलना चाहिए था, नहीं मिल पा रहा है। कुछ मेहमान साथ जुड़े, परिचय करा दें आपका। हमारे स्टेट हेड पंकज गुप्ता जी साथ जुड़े हैं। पंकज जी, लगातार एनजीटी की रोक हट चुकी है इसके बाद भी, लेकिन जो ठेकेदार का चयन होना चाहिए था चयन नहीं हो पाया है, और उसके बाद भी जो ठेकेदारों को लाभ मिलना चाहिए था वो लगातार लाभ कमा रहे हैं, लेकिन सरकार को जो राजस्व मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। हृदय जी, बिल्कुल सही बात आपने बताया है कि बिल्कुल इस यहाँ पे अभी जो चल रहा है पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश में, हालांकि रेत अवैध उत्खनन कोई नया मामला नहीं है, बहुत पुराना मामला। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या भारतीय जनता पार्टी की, रेत उत्खनन एक बड़ा विषय हमेशा से रहा है और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल रहे हैं। सत्ता संगठन में बैठे लोग इसके शामिल रहे, इस अवैध उत्खनन में शामिल रहे हैं। तो इसलिए ये तो बिल्कुल ना सोचें कि कैसे इसमें रोक लगेगी, लेकिन ये ज़रूर है कि इससे किसको कितना नुकसान है इसका आकलन ज़रूर कर सकते हैं। और कुल मिला के सरकार का नुकसान है, और सरकार का नुकसान मतलब आम आदमी के पैसे का नुकसान है। क्योंकि सरकार को रेवेन्यू चाहिए होता है, जब वो इस तरह से जो बड़े सोर्सेज हैं जिनसे रेवेन्यू पूरा नहीं कर पाती, तो टैक्स के रूप में या किसी और रूप में पब्लिक से ही हासिल करने की कोशिश करती है। आम आदमी का जो टैक्स का भार है वो काफ़ी हद तक इस तरह से कम हो सकता है, और सरकार के विकास कार्य भी ज़्यादा तेज़ी से चल सकते हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि कांग्रेस सरकार ने, और चाहे भारतीय जनता पार्टी से पहले रही हो या फिर भारतीय जनता पार्टी रही हो, रेत नीति में कभी भी स्थायित्व नहीं आने दिया। आप अगर पिछले हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को ही अगर शामिल करें, हम कांग्रेस सरकार को कार्यकाल को भूल जाएं, तो भी आप देखेंगे कि हमारी रेत की नीति जो है कम से कम 5 से 6 बार बदल चुकी है। तो ऐसे हालात में जब सरकार ये तय नहीं कर पा रही कि रेत का उत्खनन कैसे कराना है, किन लोगों से कराना है, किस तरह से इस अवैध उत्खनन को रोकना है, वो सरकार शायद इस पर नियंत्रण अपना स्थापित नहीं कर पा रही है। और यही वजह है कि तमाम कोशिशों के बाद भी अभी जो ठेके निरस्त हुए थे, फिर वहाँ रेत तो सप्लाई हो रही है। सबसे बड़ा मुद्दा, जैसे आप चर्चा कर ही रहे हैं, कि यदि वहाँ उन जिलों में ठेके नहीं सरकारी उठे हैं तो फिर रेत वहाँ से आ रही है। और ये बात सरकार को भी पता है, स्थानीय प्रशासन को भी पता है, पुलिस को भी पता है, लेकिन कोई इसलिए नहीं रोकना चाहता क्योंकि इसमें सत्ता और संगठन का बड़ा हाथ है, और सबके लगभग खर्चे इसी से चलते हैं। तो हर, चाहे विधायक हो या सांसद हो या स्थानीय और बड़े नेता हों, आप देखिए जैसे ही वो पद पाते हैं वैसे ही सबसे पहले वो रेत माफिया में तब्दील हो जाते हैं। वजह यह है कि हर कोई मौके की तलाश में है बस। तो जितने लोग आ रहे हैं इस काम में। पंकज, बीच में रोकना चाहूंगा आपको कि हमारे 2 गेस्ट जुड़े हैं। कांग्रेस से जुड़े हैं ब्रजेश पांडे जी। ब्रजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वही कांग्रेस जुड़े हैं प्रभात यादव जी, वरिष्ठ वकील है, एनजीटी के जानकार है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहला सवाल ब्रजेश जी आपसे लूंगा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 11 जिले हैं जहां पर रेत का कारोबार धड़ल्ले चल रहा है, क्योंकि वहां ठेकेदार नहीं है, जो वहां पर ठेका मिला था उन लोगों ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन वहां पर अवैध रूप से जो खनन लगातार जारी है, सरकार का नियंत्रण नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? ब्रजेश जी, आवाज आ रही है आपको?
चार की नीतियां हैं। जी, आपकी आवाज आपको आ रही है? जी आ रही है। हेलो, मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है? जी आ रही है आवाज़, बात रखिए अपनी। जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि सरकार की जो नीतियां हम्म। हैं माइनिंग को लेकर के, खनन नीतियों को लेकर के, उस पर सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, हम्म। वो दिक्कत इस बात के लिए आ रही है कि इस नीतियों का अनुपालन जो है वो जमीनी स्तर पर नहीं किया जा रहा है, हम्म। पहली बात। हम्म। दूसरी बात क्या है कि एनजीटी का जो नियम है, वो एनजीटी के नियमों की लगातार अनदेखी की जा रही है, हम्म। क्योंकि एनजीटी के नियम के अलावा जो परिवहन है, हम्म। पहली बात, परिवहन के अलावा जो परिवहन के वाहन है जिसमें जीपीएस लगा होना चाहिए, जो इसमें रेपिंग खदान, जो रेत की खदानें हैं उसमें जियो टेपिंग का उल्लेख होना चाहिए, ये हम्म। सब से पूरा अछूता है मामला। हम्म। तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा बने कि सरकार की बातों को अमली जामा ना पहुंचाने के कारण, प्रशासनिक अमलों के कारण ये सब घटनाएं सामने आती हैं। हम्म। और विंध्य क्षेत्र में जो भी घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए जो भी दोषी लोग हैं, उसमें आप देखिए इसमें माइनिंग विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही। जी। इस सरकार चाहती, सरकार के अंदर अगर दृढ़ इच्छा शक्ति होती और सरकार इस दिशा पे प्रयास की होती, हम्म। तो आज इसके बड़े अच्छे परिणाम आते। हम्म। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं। हम्म। यही सारी चीजें हैं। विशेषज्ञ जुड़े हमारे साथ प्रभात जी, जिस तरीके से एनजीटी का एक आदेश भी आज आपने जारी की, वो देखा है आपने कि जो नर्मदा नदी थी उसके अंदर गंदा पानी, जो नालियों का पानी था वो मिल रहा था, जबकि नर्मदा जी को एक जीवित इकाई माना गया है, लेकिन इसके बाद भी सरकार का जो नियंत्रण था या व्यवस्था थी होनी चाहिए थी, अभी तक नहीं हो पाई है। क्या लगता है आपको सरकार का जो एक्शन था क्यों नहीं हो पाता इस पर? देखिए, मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा नदियों का प्रदेश माना जाता है। मध्य प्रदेश में पहले लगभग 240 नदियां हुआ करती थी, जिसमें कि लगभग 60% नदियां जो हैं वो विलुप्त हो गई हैं या फिर मौसमी नदियां हो गई हैं। नदियों के संरक्षण के लिए हमारी पुरानी लड़ाई चली आ रही है, जिसको लेके कि एक आदेश माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पास किया था कि जितने भी जबलपुर के जितने भी सीवेज हैं, जितने भी नाले हैं जो नदियों से मिल रहे हैं, नर्मदा जी में जिनको मिलाया जा रहा है, उनको प्रॉपर रोका जाए और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। गंदा पानी किसी भी प्रकार से नर्मदा जी में नहीं मिलना था, जिसको लेके हमने याचिका लगाई थी। और हमारा उसमें एक प्ली ये भी था कि नर्मदा जी की जो हाई फ्लड लेवल है, उच्च बाढ़ स्तर जो होता है, उससे 300 मीटर तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, और यदि होता है तो उसको डिसमेंटल कर देना चाहिए। तो उसमें वो आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पहले पारित किया था, और उस पर फिर हमने एक एग्जीक्यूशन पिटीशन लगाया कि उस आदेश का पूर्णतः परिपालन होना चाहिए, क्योंकि अभी भी जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों में नदियों में सीवेज का पानी, गंदे नालों का पानी। विषय और ये था, बात चली खनन के ऊपर, तो शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे पिछले उनके कार्यकाल में, उन्होंने नर्मदा सेवा यात्रा निकाली थी। उसके बाद नर्मदा जी को जीवित इकाई माना था। उन्होंने कहा था कि नर्मदा जी के अंदर मशीन नहीं चलेंगी, पॉकलेन नहीं चलेंगी, कि जीवित इकाई जो भी एक काम करेगा, नेत खनन करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज तक कोई कार्रवाई हुई? आज भी नर्मदा जी के अंदर आपने देखा होगा पॉकलेन मशीन से रेत खनन किया जा रहा, लगातार हो रहा है। जी जी, देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश होते हैं अवैध उत्खनन को रोकने के लिए, उसको जिला स्तर पे कलेक्टर और जिला माइनिंग ऑफिसर को ही प्रॉपर मॉनिटरिंग और एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। सरकारें साहब किसी की भी रहें, प्रॉपर एग्जीक्यूशन बिल्कुल नहीं होता है। और वो इसलिए नहीं होता है कि जितने भी अधिकारी हैं जिनको आदेश का परिपालन करना है, चाहे वो कलेक्टर हो, जिला माइनिंग ऑफिसर हो, उनके कार्यों पर प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है। यदि वो जांच करने जाते हैं तो जांच में जब वो वो जो जब घटना स्थल पे जाते हैं कि भाई किस स्थल पे अवैध उत्खनन हुआ है, ना उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग कोर्ट को सबमिट करते हैं, ना ही पूरे अभी हिंदुस्तान में ऐसा कोई रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है कि सैटेलाइट के थ्रू पर्टिकुलर एरिया को आप मैपिंग कर लें कि यहाँ पे खनन हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि एक पुराना आदेश था, एक पिटीशन लगी थी ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर 360/2015, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन ने लगाई थी, जिसमें कि 26/2/2021 को आदेश हुआ, काफी लंबा आदेश हुआ। और उसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कुछ रिकमेंडेशन दिया मध्य प्रदेश सरकार को कि आप रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम स्टैब्लिश करें और वाहनों में जीपीआरएस लगाएं,
ये इसलिए जरूरी है कि किस क्षेत्र में अवैध उत्खनन हो रहा है उसको सैटेलाइट के माध्यम से पकड़ा जाए। भिंड क्षेत्र की बात करें तो हमने वहां पे एक चंबल और सिंध नदी को लेके भी आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह विधायक जी हैं, वो याचिका करते थे, उसमें मैंने पिटीशन लगाई, मैंने उसमें बहस किया। उसके बाद कोर्ट ने आदेश जारी किया, पर आदेश का परिपालन जिला कलेक्टर और जिला माइनिंग ऑफिसर के हाथ में ही आता है और वो अच्छे से उसका पालन नहीं करते हैं। चाहे सरकार किसी की भी रहे, पर्यावरण संरक्षण को लेके कोई भी सरकार कभी ताकत से काम नहीं करती है और कभी अच्छे से काम नहीं करती है। ठीक बात है पंकज जी, जिस आपने लंबा एक अनुभव आपका रहा है, पत्रकारिता किया 20 साल बाद आपने देखा है कई पॉलिसी बनी, नए नए मॉडल तैयार होते हैं, लेकिन मॉडल तैयार होने के बाद भी जो अवैध खनन की जो समस्या जस की तस बनी रहती है, कोई कार्रवाई नहीं करता। सरकार को पता होता है अभी 11 जिले हैं जहाँ पे ऑक्शन करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहा है, लेकिन वहाँ पर जितने भी निर्माण कार्य हैं वो अभी भी चल रहे हैं। शिवराज जी ने खुद कहा है कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनेंगे वहाँ रेत हम निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे, निःशुल्क देंगे, काम आगे बढ़ेगा। ये अवैध उत्खनन का जो खेल है उसके पीछे का छुपा खेल क्या है? देखिए, इसमें सीधा सा खेल है, छुपा हुआ कुछ नहीं है। अवैध उत्खनन एक बड़ा खेल है, पैसे का खेल है, पूरा अर्थव्यवस्था से जुड़ा खेल है, जिसमें पार्टी, व्यक्ति और संस्थान सब उसी से चल रहे हैं। जो सीधा सीधा ये कहें कि जो राजनीति में कदम रख रहा है या जो जिले के माफियाओं की लिस्ट में शामिल है, वो सबसे पहले रेत के धंधे को पकड़ता है। सीधी सी बात है, वो रेत में कहीं पैसा दिखता है, लोगों को लगता है शायद ये एक पैसे का बड़ा माध्यम हो, और जब सरकार को टैक्स ना देना हो तो पूरी कमाई अपने अंदर है। थोड़ा बहुत जिला प्रशासन को दिया, थोड़ा स्थानीय प्रशासन को, पुलिस को दिया, बस उसके बाद जो है ये पूरा खेल शुरू हो जाता है। और ऐसा नहीं कि शिकायतें नहीं होती, इसके बड़े बड़े शिकायतें होती हैं, लोग लगातार शिकायतें की जाती हैं, लेकिन चूंकि पूरा सिस्टम बंधा होता है, इसमें पूरा सिस्टम बंधा हुआ है ऊपर से लेके नीचे तक। और रेत का आप अंदाज लगाइए ना कि एक एक जिले का जो ठेका है वो 600 करोड़ 700 करोड़ का ठेका है। तो ऐसे स्थिति में पूरे 11 जिले का आप मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चलेगा कि अवैध उत्खनन कितना बड़ा खेल चल रहा है। तो अगर हम इसमें बहुत छोटा पार्ट मान लें कि अगर हर जिले में एक 100 करोड़ का या 50 करोड़ की अभी इन हालात में जब खासकर ठेका नहीं हुआ है, तब अगर ऐसे 50 करोड़ या 100 करोड़ की रेत जा रही है तो आप 11 जिले का जोड़ लीजिए कि कितना जा रहा है, कितना बड़ा आंकड़ा है वो। तो इस धन की बंदर बांट करना, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग या कहें लूट करना, यही इस पूरे नेक्सस का उद्देश्य है। और ये नेक्सस छोटा बड़ा नहीं है, इसमें हमारे ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टी कार्यकर्ता या शायद सरकार शामिल है, सरकार के अभिमन अंग शामिल है, इसमें बहुत सारे जो सामाजिक लोग हैं वो भी शामिल है। तो रेत के काम इस काले कारोबार में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। एक बड़ा बजट है जो मैंने आपको भी जुड़ाया, इसमें हर कोई हिस्सेदारी चाहता है, और कुछ लोग अच्छे मन से इसको रोकने की कोशिश कर भी रहे हैं, तो उनके साथ हिंसा हो रही है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। आप अक्सर खबरों में रेगुलर सुन ही रहे होंगे, हमारे पास बहुत सारे साथी हैं, तो निश्चित तौर सभी जानते हैं कि जो रोकने की कोशिश करते हैं उनके साथ क्या अंजाम होता है, क्योंकि मामला हिंसा में बदल जाता है, क्योंकि पैसे का मामला है। नहीं, कल ही का एक वाक्य है कि बैतूल जिले के अंदर एक डंपर ड्राइवर को वहाँ के माफियाओं ने पकड़ के झाड़ियों में फेंक दिया, वो मरते मरते बचा। जब अगले दिन उसको नींद खुली तब पता चला कि वो झाड़ियों के अंदर पड़ा हुआ था। हाँ ब्रजेश जी, इस विषय को लेकर आज हमने भारतीय जनता पार्टी से पक्ष जानना चाहा, बात करनी चाहिए, तो उनके प्रवक्ता नहीं आए, सामने बाइट नहीं दी, बात करने से बच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार है, सरकार खुद कर घर में खड़ी हुई है, सरकार के संरक्षण में काम हो रहा है, लेकिन जो बात आगे सामने करनी चाहिए थी बात करने से बच रहे हैं। आपको क्या लगता है? प्रदेश जी, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। पंकज जी ने और आदरणीय प्रभात जी ने जो बातें किया उस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। आज मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये गलती कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की सरकार की। मुझे ध्यान है जब केंद्र में यूपीए की सरकार हुआ करती थी, यूपीए 2 में, और आसाम के जोरहट से सांसद होते थे और देश के खनिज मंत्री होते थे बीके हांडिक साहब, विजय कृष्ण हांडिक साहब। संसद में एक सवाल आया पार्लियामेंट में, और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सदस्य इस सवाल को लेकर के आए थे। उन्होंने संपूर्ण देश में रेत को लेकर के जो पंचायतों को ठेके दिए जाते हैं, पंचायतों को जो हिस्सा होता है, इससे कितनी करोड़ की आमदनी होती है एक व्यक्ति को, ये सारे आंकड़े लेके रखे। और हांडिक साहब जो कांग्रेस के सांसद थे, देश के खनिज मंत्री थे, उन्होंने जब बिंदुवार उसका जवाब देना शुरू किया तो वो सांसद महोदय के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने यहाँ तक आंकड़े दिया हांडिक साहब सबके खनिज मंत्री ने कि फला स्टेट में फला जगह पर इस भारतीय जनता पार्टी के नेता की ये खदानें चल रही, क्योंकि खदानों की तो लिस्टिंग सभी के पास ऑनलाइन होती है, और इस पर इन लोगों ने इतना पैसा खाया, सरकार को रेवेन्यू नहीं दिया और सारा का सारा पैसा खत्म।
हम समझते हैं इसीलिए आज जो अभी अपने पंकज जी और प्रभात जी ने जो बातें किया, और हृदय जी आप जिन बिंदु को लेकर आज इतना महत्वपूर्ण डिस्कशन कर रहे हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रवक्ता साथी को शरीक होना चाहिए। लेकिन वो इसीलिए शरीक नहीं हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस पूरी की पूरी व्यवस्था में जहां हम राष्ट्रीय हरित न्यायालय एनजीटी के आदेश को अनदेखा करते हैं, जहां हम विनायक परिहार के एक्ट के मामले की सुनवाई के दौरान दिए हुए तथ्यों की अनदेखी करते हैं, और जहां उन सब चीजों को जहां पर राज्य का खनिज निगम रेत खदानों की नीलामी करता है उसके आदेशों की अवहेलना करते हैं, उन चीजों के बारे में हम इतने महत्वपूर्ण टीवी चैनल के इस महत्वपूर्ण डिबेट में जब बैठेंगे तो अपने तथ्य व तर्क क्या रखेंगे, जो आदरणीय पंकज जी ने कहा इसी कारण से बच रहे हैं वो। लेकिन मेरा कहना यह है कि इससे आप बच नहीं सकते हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद कैजुअलिटीज कितनी हुई, इस पर ध्यान देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। दूसरी बात, जो प्रशासनिक अधिकारी, जो माइनिंग इंस्पेक्टर अपनी जान जोखिम में जाकर के वहां पर जाते हैं या तहसीलदार जाते हैं, उन पर रेत खनन या रेत माफिया आए दिन गाड़ी चढ़ा देता है या उनके साथ बदसलूकी करता है। हमारे सामने की एक घटना है, एसडीएम के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी। तो ये जो इनके गुर्गे रेत माफिया के, अवैध रेत माफिया के जो गुर्गे हैं, इनको पकड़ने के लिए सरकार को युद्ध स्तर पर योजना बनानी पड़ेगी। हृदय जी, मुझे ध्यान है, मैं आपको एक दृष्टांत दिलाना चाहता हूँ। श्री प्रकाश जायसवाल जी देश के कोयला मंत्री थे और संयोग से मुझे भारत सरकार के कोयला मंत्रालय में सीईएल, कोल इंडिया लिमिटेड का सीआईएल का मेंबर बनने का अवसर प्राप्त हुआ। उसमें अपने जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं पीएल पुनिया साहब, उनके बड़े भाई साहब डॉक्टर ओम प्रकाश पुनिया जी प्रशासनिक सेवा छोड़ करके आए थे, वो हमारे साथ इसके मेंबर बने। देश में कुल 4 सदस्य इसके मेंबर होते हैं, 2 संसद सदस्य थे, पूर्व संसद सदस्य। पहली मीटिंग में ही मैंने जो है जा करके कलकत्ता में हावड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हमने कहा इस बात को कि जितनी भी इलीगल माइंस चल रही हैं, ओपन कास्ट माइंस, और जितने भी कोल माफिया के लोग हैं, चाहे जितने बड़े राजनेताओं से संरक्षण प्राप्त हैं, उन सब की कोल माइंस सरकार के राडार में है। सरकार इन सब को देख रही है और इन सब पे बंदिशें लगाई जाएंगी और इन सब पे रोक लगेगी। हड़कंप मच गया, दिल्ली से लेकर के, कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक कहा गया भाई कैसे व्यक्ति को आपने मेंबर बना दिया है, जो तो आकर के सबसे पहले हमारे ही क्षेत्र में हमें को ही चुनौती दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं इनका एक बहुत बड़ा रैकेट है, और जो पंकज जी भी कह रहे थे मैं इनसे इत्तेफाक रखता हूं, और खासतौर से हमारे जो आपने एक्सपर्ट बिठाया है, तो आप दोनों की बात से, प्रभात जी की बात से मैं पूरी तरह से साथ में हूं। और हम समझते हैं कि अवैध खनन के मामले में सरकार को जो राजस्व की क्षति होती है, सरकार को पहले इस बात को प्रायोरिटी पे ध्यान देना चाहिए कि आखिर रेवेन्यू किसका घटता है, सरकार का, चाहे वो भाजपा के नेता हो चाहे किसी भी दल के नेता हो। अगर वो नियम कायदा के खिलाफ कोई भी कार्य करते हैं या पकड़े जाते हैं या सरकार को जानकारी होती है, तो सरकार उनकी निश्चित रूप से जांच कराए। जो पर्यावरण विभाग का जो प्रदूषण नियंत्रण के बोर्ड के आदेश की का उल्लंघन करते हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। पर्यावरणीय क्षति की गणना करना चाहिए कि साहब इतनी सारी हमारी रेत की खदानें अगर कहीं बनती हैं, वहां पर जो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनको काट करके या उनको किनारे करके बनाई जाती है, उसकी भी सरकार जांच कराए। साथ ही जो जियो टैगिंग की बात, अभी बहुत अच्छी बात पंकज जी भी कर रहे थे, जो जियो टैगिंग की बात है, सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए साहब, रात के समय निगरानी के समय जो फ्लड नाइट होती है, और जो लोग बोट का उपयोग करते हैं रेत ढुलाई के समय, जो रास्तों में वाहनों का वजन मापने की बातें मशीनों के द्वारा होता है, तो उसमें अधिकतर जो भी इतने भी कांटा होते हैं, इन लोग का दबाव रहता है, इनके आदमी बैठे रहते हैं, उसमें भी हेरा फेरी की जाती है। तो ढुलाई में, लोडिंग, लिफ्टिंग, सब में सरकार अपने नुमाइंदों को बिठाए, सरकार के आदमी बैठे, और उसके बाद सरकार इस बात का आंकड़ा करे कि अगर हमने कोई नई रेत नीति बनाई है और उस नई रेत नीति से हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, हमारे रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है, तो सरकार जुर्माने की व्यवस्था करे। जुर्माने की व्यवस्था के साथ उनको न्यायिक दंड दे और उसकी सजा जो है संज्ञेय अपराध की तरह लेना चाहिए। तब जाकर के हम अवैध रेत उत्खनन के मामले में कुछ हद तक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि फरवरी 2019 के विधानसभा में
जिस तरह से माइनिंग मिनिस्टर ने रिपोर्ट दिया, 5 साल से जुड़ी खनन के मामले में बातें किया, कहा कि हमारे पास 250 से अधिक शिकायतें इस तरह की मिली हैं। अधिकारियों को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा सरकार को उन दस्तावेजों का खुलासा करना पड़ेगा विधायिका के सामने, बताना पड़ेगा कि अगर हम किसी ने गलत किया तो हमने उस पर ये जुर्माने लगाए हैं, उससे हमने इस तरह की राशि वसूली है। जब तक सरकार इस दिशा में ठोस कड़ा कदम नहीं लेगी, तब तक ना आप हिंसा की वारदात रोक पाएंगे, क्योंकि देखिए हिंसा की वारदात कोई रीवा में नहीं होती, हिंसा की वारदात छतरपुर में भी हुई, हिंसा की वारदात आपको मंडला में भी, जहां जहां भी रेत माफिया ने इस तरह का कार्य करने का प्रयास किया, अधिकतर जगह पे हिंसा की वारदातें हुई। इसके लिए सरकार को एक ठोस और कड़ी नीति बनानी पड़ेगी। ई नीलामी की जो व्यवस्था है उसको और ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, सरकार को अपनी राडार में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस रेत माफिया के द्वारा हमारे अधिकारियों के ऊपर कितने हमले हुए, इसके पीछे कौन लोग शामिल थे, क्या इसके पीछे तरह का कोई राजनीतिक संरक्षण था कि दिन दहाड़े भिंड जिले में जिस पत्रकार संदीप शर्मा की हत्या कर दी गई थी, जो बेचारे रेत खनन से जुड़े मामलों की पड़ताल करने गए थे, जिनका परिवार आज बदहाली के कगार में पहुंच गया है संदीप शर्मा का, सरकार ने उस परिवार की बाद में कोई सुध नहीं लिया। कुछ एक बार उनके यहाँ की जनप्रतिनिधि देखने गए, उसके बाद कोई देखने ही नहीं गया। हम समझते हैं सरकार को बहुत ठोस नीति बनानी पड़ेगी, तब जाकर के आम जन की समस्या का इससे निराकरण, निस्तारण और निवारण हो सके। जी, ठीक बात है। तो जिस तरीके से जो माफिया हैं सक्रिय, जो नुकसान यदि उनको होता है तो वह हिंसा भी करते हैं, लोगों से मारपीट करते हैं, घटना को अंजाम देते हैं, तो जो अधिकारी वर्ग हो चाहे जो आवाज़ उठाने वाले लोग हो, उनकी आवाज़ दबाई जाती है। ये लगातार घटनाएं घटित होती हैं। जो आपने बात कही, ठीक है, आपने एक सही दिशा में निर्णय भी किया, काम करने की कोशिश की, लेकिन पॉलिटिकली और जो प्रभावशाली लोग होते हैं इतना दबाव बना लेते हैं, आपको सही काम नहीं कर पाते। प्रभात जी, लगता है कि कम से कम इस तरह के मामले सामने आते हैं, सरकार को क्या करना चाहिए जो अवैध उत्खनन है वो रुक सके, और जो घटनाएं घटित होती हैं तो घटनाएं घटित ना हो, क्योंकि सरकार ने पहले भी निर्णय किया था कि जो वाहन इसमें लगेंगे उन पर जीपीएस से कंट्रोलिंग होगी, तो आज तक धरातल पर वो मामला उतर कर सामने नहीं आया है, ना ही कोई मॉनिटरिंग हो पा रही है। जी, इसी विषय को लेके हम कुछ पिटीशन हाई कोर्ट में लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि सारे वाहनों में जीपीआरएस सिस्टम और ऑनलाइन सैटेलाइट के द्वारा जितनी भी खदानें हैं उनकी प्रॉपर मैपिंग हो। इसके लिए अब हम पिटीशन लगाने की हमारा अभी चल ही रहा है, और मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि आपने इतने अच्छे और इतने सुंदर विषय को उठाया। वर्तमान समय में प्राकृतिक संरचनाओं को सुरक्षित करना बहुत ही जरूरी है। सरकारें तो देखिए साहब आती जाती रहेंगी, प्राकृतिक संरचनाओं में सबका इक्वली पार्टिसिपेशन है। हमारे बच्चे आने वाले समय में शायद कुछ नदियों को देख भी नहीं पाएंगे, और वर्तमान समय में प्राकृतिक संरचनाओं, चाहे हमारे नदी, चाहे हमारे बक्सवा के पहाड़ जंगल हो, चाहे हमारे पहाड़ हो, और चाहे हमारे तालाब हो, इनके संरक्षण की बात करने वाले जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है। तो हमको उन जनप्रतिनिधियों के अंदर वो आवेश और उनको ऐसी अच्छी डिबेट में बुलाना भी है, ताकि उनके अंदर पर्यावरण संरक्षण को लेके पॉजिटिविटी पैदा हो जाए, और इसके लिए वो आगे काम करें। तो आपके इस प्रोग्राम को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पांडे जी ने जो बोला है बहुत सही बोला है, और पांडे जी के जो विचार हैं वो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए है, और ऐसे ही जन प्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए। वर्तमान में हम देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन ना तो विधानसभा में उठाए जाते हैं और ना ही लोकसभा में उठाए जाते हैं। पंकज, क्या लगता है आपको, इस तरीके का जो कार्यक्रम चल रहा है लंबे समय से चलता आ रहा है, सरकार का नियंत्रण पा पाएगी या इस तरीके से चलते रहेगा ये? धीरे जी बहुत मुश्किल काम है। राजनीतिक इच्छा शक्ति देखिए इसको रोकने में बहुत कमी है, और मुझे नहीं लगता कि अभी राजनीतिक इच्छा शक्ति का कभी इसमें देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, एक जैसे कि आपने पांडे जी ने कहा कि इसको निश्चित तौर पे कानूनी मामला एक ऐसा है कि आप कोर्ट के माध्यम से अगर जाते हैं, या प्रभात जी कह रहे थे कि एनजीटी के जो विशेषज्ञ हैं वो अगर इस पर कुछ कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर इससे पूरे प्रदेश की नहीं आम आदमी को भी बहुत लाभ होगा। क्योंकि देखिए सरकारें तो ये धन का मामला है तो इसमें सब कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था अब जो है वो न्यायालय के साथ टिकी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है जी कि न्यायालय ही शायद इसका सही दिशा दे सकती, कभी अगर पूरे देश में दे पाई, क्योंकि ये अकेले मध्य प्रदेश का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है, और इसमें पूरे देश में बड़े बड़े माफिया बैठे हैं जो पूरे देश को ऑपरेट कर रहे हैं। ये आप इसको इतना छोटा ना आंकिए, ये मामला इतना छोटा नहीं है। जैसे पूरी दुनिया में हथियारों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वैसे ही अपने देश में ये अवैध उत्खनन एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
तो ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इसमें कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री भी शायद असहाय पाते हैं, वो भी रोकने में सक्षम नहीं है इसको। आप देखिए जिन राज्यों में जहां बहुत अच्छे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, वो भी ये अवैध उत्खनन रोकने में कामयाब नहीं है। तो सब कुछ अगर अब ठीक करना है तो निश्चित तौर पे या तो एनजीटी को कुछ अच्छा करना होगा, या माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस संबंध में आगे आना होगा, जो स्वतः संज्ञान ले या याचिकाओं के माध्यम से संज्ञान ले, लेकिन इसकी एक व्यवस्था बननी तो चाहिए। जो भी देखिए आम आदमी का अकेले नुकसान होता तो भी ठीक है, लेकिन पर्यावरण की जो क्षति है वो पूरी मानव जाति के लिए है, और निश्चित तौर पे पूरी मानव जाति पे एक खतरा है, बड़ा खतरा है। और रेत जो नदियों का जो नेचुरल स्वरूप है वो कहीं ना कहीं बदलता है, उससे वन्य जीव प्रभावित होते हैं। तो आपको कितना उपयोग, कितना उसका दोहन करना है, ये आपको तय करना होगा। ये अकेले रेत खदान की बात नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों का जिस तरह से अपने देश में दुरुपयोग हो रहा है, उसको रोकने के लिए हालांकि लोग अब जागरूक हो रहे हैं। आप लोग सहमत होंगे कि लोग जागरूक हो रहे हैं। आज अभी आपने छतरपुर का मामला देखा कि जिस बक्सवा खदान के लेके जिस तरह से लोगों ने अपनी एकजुटता दिखाई है, तो समाज को इसी तरह की एक एकजुटता की ज़रूरत है। देखिए सरकारें तो धन के पीछे चलती हैं, पार्टियां धन के पीछे चलती हैं, लेकिन आम आदमी अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है, तो उसको मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को एकजुटता दिखानी चाहिए। एनजीओ जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा सक्रियता बढ़ानी पड़ेगी। खतरे ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ माफिया बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए निश्चित तौर पे लोगों में भय का वातावरण है। जल्दी कोई इस संबंध में आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करता और आगे भी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी अगर सामूहिकता में शक्ति है, अगर सामूहिक रूप से इस पर प्रयास करेंगे, जिस तरह से हम जंगलों को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, पेड़ लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो जो एक बड़ा अभियान का रूप पूरे देश में ले चुका है, तो अगर हम इस तरह के नदियों को बचाने के लिए पंकज जी, एक सवाल और मेरा आपसे ये था कि जिस तरीके से हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, बाइट की बात की, लेकिन नहीं आए, प्रवक्ता मांगे तब भी नहीं दिया, तो भारतीय जनता पार्टी आखिर इस विषय से बचना क्यों चाहती है? देखिए भारतीय जनता पार्टी इस समय जो स्वरूप है भारतीय जनता पार्टी का, वो बड़ा चिंताजनक है आम आदमी के लिए, क्योंकि अक्सर उन मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी सामना नहीं करना चाहती जो आम जनता के लिए ज़रूरी है। देखिए आप पार्टी सरकार का काम है पक्ष रखना, वो भले ही आपके लिए खुश करती हो या ना खुश करती हो, लेकिन अक्सर अब ये आम चलन हो चुका है सरकारों में। बात अकेले भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये और दूसरे दलों में भी हो चुका है। जब भी उनके हितों के खिलाफ कोई खबर प्रसारित होती है तो उन मुद्दों से वो कन्नी काट लेते हैं। ये ट्रेंड पूरे देश में चल रहा है, तो अपने भी प्रदेश में वही ट्रेंड चल रहा है कि शायद उन मुद्दों पे चर्चा में शामिल नहीं होना चाहते जो उनको सही, जिसके उनको जवाब देना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हर कोई कंफर्ट जोन में चलना चाहता है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि ब्रजेश जी, का लगता है आपको जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बच रही है, कन्नी काट रही है, ऐसे में जिम्मेदारी बढ़ती है कांग्रेस पार्टी की कि भारतीय जनता पार्टी निरंकुश हो चुकी है, लगता है ऐसा? यदि निरंकुश है तो जो जनता की अपेक्षा बढ़ जाती है विपक्ष के प्रति, कांग्रेस के प्रति, तो कांग्रेस पार्टी आखिर इस मामले में क्या करेगी, क्या स्टैंड होगा, क्यों नहीं आगे आती? देखिए बहुत ही अच्छी बातें इस पूरी डिबेट में आज निकल करके सामने आ रही है। मैं व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी करने से अक्सर बचता हूँ, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी दल के बारे में टिप्पणी करूँ, और वो भी जब इस समय आज वो स्टूडियो पे नहीं बैठे हुए। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आज मध्य प्रदेश में जो बात हमारे एक्सपर्ट महोदय ने कहा, पंकज जी ने और आदरणीय प्रभात यादव साहब ने, अपने स्टेट ब्यूरो साहब, मैं इनकी बात में एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ये हो गई है कि ये भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि जिस तरह सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, यानी कार्य शुरू करते ही हाथ उठानी पड़ती है, और कोयले की दलाली में इनके हाथ काले, तो आज ये सर से पांव तक किसी दलाली में इन्वॉल्व हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एनसीबी की रिपोर्ट के 7वें नंबर पेज में इस बात का जिक्र आता है कि कुछ राजनीतिक दल इस तरह का कार्य करते हैं। सत्ता में जिसकी सरकार होती है सवाल उस पर उठते हैं, और क्रिटिक का मतलब ये होता है कि निंदक निरे राखिए। क्रिटिक होना आवश्यक है, अगर क्रिटिक नहीं होगा तो समाज में सही बातें छन करके सामने नहीं आएंगी। आदरणीय प्रभात यादव साहब ने बड़ी धारदार बातें की, और पंकज जी ने भी। मैं समझता हूँ आज भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझने की जरूरत है कि उन्हीं की सरकार में पदस्थ आईपीएस अधिकारी नरेंद्र कुमार की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी जाती है। 18 जून 2017 को आईएएस सोनिया मीडिया को छतरपुर के खनिज माफिया से धमकी मिलती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन में मांग करते हैं कि हमारी जो अधिकारी है उसकी सुरक्षा दिया जाए, और उसके बाद 31 मार्च 2014 को देवरी घड़ियाल केंद्र के सामने रेत उत्खनन रोकने पर एएसएफ हवलदार विश्वनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इससे बड़ी बात सरकार के लिए और कुछ नहीं हो सकता है।
ये राज्य मुझे भी सरकार का दायित्व। समय की सीमा है, क्योंकि विषय बड़ा गंभीर है। सरकार को बोलना चाहिए सरकार, लेकिन बोलने से बच रही है, सामने नहीं आ रही है। तो ब्रजेश जी, प्रभात जी और पंकज जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बात चली मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन को लेकर, सरकार को नीति बनानी चाहिए। जो अवैध खनन हो रहा है, 11 जिले ऐसे हैं जहां पर रेत का अभी ठेका नहीं हुआ है, लेकिन वहां पर काम दस्तूर जारी है। जो वहां के लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, जो माफिया हैं, वो लगातार खनन कर रहे हैं। सरकार को इस राज्य से नुकसान भी हो रहा है, लेकिन सरकार के जिम्मेदार लोग थे वो बोलने से बच रहे हैं। आखिर वजह क्या है, यह खुद ही तय कर सकते हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।